दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हाइप क्लासेस में। मैं हूं शिवाजी। हम अभी कर रहे हैं भारत की न्यायपालिका और खासकर पिछले क्लास में हमने समझा है भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कुछ जो आर्टिकल्स हैं उसको हमने समझा है और स्थापना कैसे हुई इसके बारे में कल हमने समझा था। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और जो आर्टिकल 124 हमने शुरू किया था तो आर्टिकल 124 का जो सेक्शन 2 है, कल कुछ मैंने बताया था, आज के वीडियो में वहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक फैक्ट जो कल रह गया था उसको मैंने जोड़ दिया है। सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33+1 यानी कि 34 है। पिछला वीडियो में मैंने जो करवाया था उससे आगे इसको 2008 तक का मैंने उसमें बताया था। 2019 में फिर संशोधन किया गया तो वर्तमान समय में 33 अन्य जज और एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि कुल 34 जज का पैनल जो है वह सुप्रीम कोर्ट में होता है। अब आइए फिर से हम लोग चलते हैं आर्टिकल 124(2) पे। कल भी हमने चर्चा किया था। अब आगे देखिए और क्या क्या बातें लिखी हुई हैं 124(2) में। आर्टिकल 124(2) में जो है वह न्यायाधीशों का कार्यकाल दिया गया है कि जजों का, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उसका कार्यकाल क्या होगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बात आपको याद रखना है, एक ही बात का उल्लेख है कि वे 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। इसमें इस तरह का नहीं दिया गया है कार्यकाल की इतने वर्ष तक होंगे, नहीं, ये उम्र सीमा तय की गई है। तो प्रायः 55 वर्ष के बाद ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। तो 65 वर्ष की आयु तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपने पद पर रह सकते हैं। तो 124 सेक्शन 2 में यही दर्शाया गया है न्यायाधीशों के कार्यकाल को लेकर। अब आइए आर्टिकल 124 सेक्शन 3 2 मैंने देखा, अब 3 को देखिए। 3 में क्या है? न्यायाधीशों की अर्हताएं। अर्हताएं का मतलब है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन ऑफ जजेज, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या अर्हताएं चाहिए? तो देखिए, पहला तो महत्वपूर्ण है कि भाई भारत का नागरिक होना चाहिए, उसको भारत के नागरिक हो। दूसरा जो है उसमें 3 सेक्शन है, 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो दूसरा में 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उस तीनों में से एक होना आवश्यक है। 3 मैंने यहां लिखा है, ए, बी और सी, सब में या लिखा है। या माने कोई एक होना चाहिए, इन 3 में से कोई एक होना चाहिए। पहला कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्षों तक जज रहा हो। किसी भी हाई कोर्ट में, भारत के किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम क्या रहा हो, 5 इयर्स तक वो हाई कोर्ट में जज के रूप में काम किया हो, तब वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। या दूसरा पॉइंट, हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों तक वकील रहे हो। देखिए, या तो 5 इयर्स तक जज रहा हो या 10 इयर्स तक यानी कि 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में क्या रहे हो, वो वकील के तौर पर, एडवोकेट के तौर पर काम किया हो। अच्छा, इसमें यह ध्यान रखना है आपको कि हाई कोर्ट में जो जब हम कहते हैं कि 10 वर्षों तक वकील रहा हो, तो आप ये समझिए कि अगर वो हाई कोर्ट से नीचे यानी कि लोअर कोर्ट में अगर जज के रूप में कार्य कर चुके हैं तो वह भी इस 10 वर्ष में काउंट हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। या यानी कि तीसरा, तो तीसरा है कि राष्ट्रपति के राय में पारंगत विधिवेता हो, यानी कि एक योग्य विधि के जानकार व्यक्ति हो, ऐसा राष्ट्रपति को लगता है तो उस व्यक्ति को भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो पहला तो हो गया, अर्हताएं में क्या है, भारत का नागरिक हो। और दूसरा में 3 पॉइंट है, तीनों में से कोई एक होना चाहिए। पहला, 5 इयर्स जज रहा हो हाई कोर्ट में, या हाई कोर्ट में ही 10 वर्षों तक वकील रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में वो क्या हो, पारंगत विधिवेता हो। अब आइए अगला, आर्टिकल 124(4) यानी कि संविधान का अनुच्छेद 124 का जो सेक्शन 4 है उसमें क्या कहा गया है। उसमें न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया या महाभियोग की जो प्रक्रिया होगी उसका उल्लेख किया गया है। तो एक बात यहां, जब महाभियोग शब्द यूज होता है, इंपीचमेंट इंग्लिश में बोलते हैं इसको, तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि भारत में जो है राष्ट्रपति को छोड़कर किसी पर भी महाभियोग नहीं लगाया जाता है। यानी कि महाभियोग के टाइप का लगता है लेकिन उसे महाभियोग नहीं बोलते। ये बोलचाल की भाषा में हमने महाभियोग लिख दिया है, लेकिन महाभियोग उसे नहीं कहते हैं। महाभियोग केवल राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, बाकी सब पे जो है प्रक्रिया हटाने की एक निश्चित प्रक्रिया बनाई गई है, वह लगाया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है हटाने की, उसका उल्लेख कहां है, 124(4) में है। और 124(5) देखेंगे आप तो उसमें संसद विधि द्वारा प्रक्रिया बना सकती है।
तो संसद अगर चाहे तो समय समय पर इस प्रक्रिया में बदलाव कर सकती है, कोई प्रक्रिया बना सकती है। यहाँ संसद की शक्ति है 124(5) में। तो ये दोनों को एक साथ पढ़िएगा तो समझ में आएगा। अब उस प्रक्रिया को समझिए जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। देखिए पहला क्या है, संसद के किसी भी सदन में, किसी भी सदन का मतलब संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो किसी भी सदन यानी कि राज्यसभा या लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण पहला पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो कहां लाया जाएगा, तो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी कि राज्यसभा में लाया जा सकता है या लोकसभा में लाया जा सकता है। यदि लोकसभा में लाया जाता है तो उसके लिए 100 सदस्यों का हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव चाहिए। यदि लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा के 100 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना चाहिए। यदि राज्यसभा में लाया जाता है तो राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव होना चाहिए। तो लोकसभा से 100 सदस्य हो या राज्यसभा में लाया जा रहा है तो राज्यसभा के 50 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। अब जो प्रस्ताव तैयार हुआ वो प्रस्ताव या तो लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा के अध्यक्ष को दिया जाए, और यदि राज्यसभा में लाया जा रहा है तो राज्यसभा के सभापति को सौंप देना है। ये प्रक्रिया आप समझ गए होंगे। प्रस्ताव किसको दे दिया गया, अध्यक्ष या सभापति को। अब आगे आइए, अध्यक्ष या सभापति क्या करेंगे, तो अध्यक्ष या सभापति जो है 3 सदस्यीय एक समिति बनाएंगे। सबसे पहले उस प्रस्ताव का जांच होगा कि ये प्रस्ताव जो है वो वैध है कि नहीं है। सदन में लाने से पहले उसकी जांच के लिए लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, जहां भी यह प्रस्ताव दिया गया है, वो क्या करेंगे, एक 3 सदस्यीय समिति बनाएंगे। इस 3 सदस्य में कौन कौन सदस्य होंगे, पहला सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है एक सदस्य, या कोई भी वरिष्ठतम जज जो सुप्रीम कोर्ट का है वो हो सकता है, पहला सदस्य। दूसरा सदस्य कौन होगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, कोई भी हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश इसके मेंबर होंगे। और तीसरा मेंबर होगा पारंगत विधिवेता, जो एक क्वालिफाइड जूरिस्ट है उसको सदस्य बनाया जाएगा इसमें। तो 3 मेंबर की एक सदस्य 3 सदस्यीय एक समिति बनाई जाएगी, 3 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी, 3 मेंबर एक कमेटी बना दी जाएगी। और ये कमेटी क्या करेगा, ये कमेटी जो है इस बात का जांच करेगा, इस बात को देखेगा कि ये जो प्रस्ताव लाया गया है लोकसभा या राज्यसभा में वह कितना वैध है। अब यदि यह बात तय हो जाता है कि हाँ ये वैध है, तो वैध होने का आधार क्या होगा। देखिए महाभियोग का 2 आधार हो सकता है। पहला आधार क्या है, साबित कदाचार। साबित कदाचार एक आधार है। यह फिक्स हो जाए कि जज ने कोई ऐसा कदाचार या कानून का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य किया है, तो एक हो गया साबित कदाचार। और दूसरा जो आधार है वह है इनकैपेबिलिटी, यानी कि असमर्थता, असमर्थ है, ये कैपेबल नहीं है जज। तो इस 2 आधार पर यह जांच किया जाता है कि जो प्रस्ताव लाया गया है वह वैध है कि नहीं है। तो ये 2 आधार होना चाहिए, या तो साबित कदाचार होना चाहिए या असमर्थता होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि तय हो गया, इस 3 सदस्यीय कमेटी ने यह कह दिया कि हाँ इस दोनों में से कोई एक बात जो है इस प्रस्ताव में है और यह सही है। अगर ऐसा हो जाता है तब वह प्रस्ताव लाया जाएगा संसद में, संसद के सदन में लाया जाएगा। अब देखिए जब संसद के सदन में लाया जाएगा प्रस्ताव, तो सदन में अलग अलग, यानी कि लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग, विशेष बहुमत से इसे पारित होना पड़ेगा। विशेष बहुमत का मतलब क्या है, विशेष बहुमत का मतलब है उस सदन के कुल सदस्य का बहुमत, यानी कि 50% से अधिक, प्लस यानी कि साथ ही साथ जो उपस्थित है या मतदान करने वाले सदस्य हैं उसके 2/3 बहुमत, ये 2 मिलाकर होता है विशेष बहुमत। जब हम लोग बहुमत करेंगे तो समझेंगे। तो प्रस्ताव दोनों सदन में अलग अलग, राज्यसभा में अलग, लोकसभा में अलग, विशेष बहुमत से क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। अब अगर पारित हो जाता है, यह भी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब अंतिम रूप से वह प्रस्ताव राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है। और यदि राष्ट्रपति ने उसे स्वीकृति दे दी, जो दे ही दिया जाता है आमतौर पर, तो क्या होगा, वह जज पद से हटाए जाएंगे। ठीक है। और यह सारी प्रक्रिया जो है संसद के एक ही सत्र में पारित होना चाहिए, संसद के एक ही सत्र में पारित होना चाहिए, यह ध्यान रखना है आपको। अब देखिए सवाल है कि क्या किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को आज तक महाभियोग लगाकर हटाया गया है, आपका उत्तर होगा नहीं। क्या किसी पर यह प्रक्रिया शुरू की गई है, तो हाँ, 2 व्यक्ति हैं, 2 जज, एक
श्री वी रामास्वामी 1991 में प्रक्रिया शुरू की गई थी लेकिन सफल नहीं हुआ। दूसरा 2011 में सौमित्र सेन है, श्री सौमित्र सेन कलकत्ता हाईकोर्ट के थे, उन पर यह प्रक्रिया शुरू की गई थी 2011 में, सफल नहीं हो पाया। तो ये दो उदाहरण है, हालांकि किसी पर भी महाभियोग लगाकर हटाने की बात आज तक नहीं हुई है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब आइए आर्टिकल 124(6) में, अभी आपने 4 देखा, 5 देखा, अब देखिए 124(6), इसमें बस यह दिया गया है कि न्यायाधीशों की शपथ यानी कि ओथ बाय द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये जो शपथ लेंगे वो शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण कराया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन शपथ दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, या अगर राष्ट्रपति नहीं तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको ये सक्षम समझे। तो ये ध्यान रखेंगे आप इतने फैक्ट्स को। अब आइए आगे, अब आइए देखते हैं आर्टिकल 125। आर्टिकल 125 यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125, यह क्या कहता है? तो हम सर्वोच्च न्यायालय कर रहे हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो जजेज होंगे उनके वेतन और भत्ता से संबंधित जानकारी आर्टिकल 125 में दिया गया है। तो इसमें दो बात आपको मूल रूप से ध्यान रखना है। एक कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उसके वेतन को या भत्ता को समय समय पर संसद द्वारा तय किया जाता है, तो इस संसद को यह शक्ति प्राप्त है, समय समय पर वेतन को रिवाइज करने का जो काम है वो संसद करती है। दूसरा कि किसी भी परिस्थिति में सिवाय एक के आर्टिकल 360 वित्तीय आपात को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती है, यानी कि वेतन को कम नहीं किया जा सकता है, वेतन को रोका नहीं जा सकता है। तो केवल एक स्थिति है जब ऐसा किया जा सकता है, वो है आर्टिकल 360, यानी कि जब देश में वित्तीय आपात लगा हो, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, वैसे समय में जो है ऐसा किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे आर्टिकल 125। अब आइए आर्टिकल 126। आर्टिकल 126 में क्या है? आर्टिकल 126 में है एक्टिंग सीजेआई, यानी कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कार्यकारी एक्टिंग सीजेआई का मतलब क्या है? जो परमानेंट नहीं हो, नॉन परमानेंट हो, तत्काल काम चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए किस परिस्थिति में क्यों एक्टिंग सीजेआई की आवश्यकता होती है, तो आर्टिकल 126 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। कब एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, तो वो देखिए, यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद रिक्त हो, अब पद ही खाली है, मुख्य न्यायाधीश है ही नहीं, तो वैसी स्थिति में जो है किसी को जो है एक्टिंग सीजेआई बनाया जा सकता है, या अनुपस्थित हो, अब सीजेआई अनुपस्थित है तो वैसी स्थिति में बनाया जा सकता है, या अपने कर्तव्यों का पालन न कर सके, यानी कि अपने ड्यूटी को परफॉर्म करने में समर्थ नहीं है मुख्य न्यायाधीश। तो ये तीन परिस्थिति में क्या हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं, और वो कौन कर सकता है, तो वो राष्ट्रपति करते हैं। और कहां से करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के ही जो जज होते हैं उसी में से किसी एक को जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में, यानी कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। जब तक कि ये कब तक रहेगा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, तब तक रहेगा जब तक कि कोई परमानेंट मुख्य न्यायाधीश ना आ जाए। तो ये स्थिति बनती है। सामान्य तौर पर 1993 के बाद जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। 1993 में जब यह स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो सबसे सीनियर होंगे, सीनियर मोस्ट जज होंगे, वही सीजेआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, तो ये स्थिति समाप्त हो गई। अब जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनको तत्काल जो है मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। तो ये स्थिति समाप्त हो गई, लेकिन आपको जानना है कि आर्टिकल 126 में क्या है। इसी तरह से अब आइए आर्टिकल 127, 127 अनुच्छेद 127 है, उसमें क्या है, तो उसमें एडहॉक जजेज यानी कि तदर्थ न्यायाधीश, माने अस्थायी जो न्यायाधीश आप बोल सकते हैं, उसकी व्यवस्था की गई है। एडहॉक जजेज की व्यवस्था की गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेज की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, ये सबसे पहले समझिए। तदर्थ न्यायाधीश क्यों चाहिए, परमानेंट क्यों नहीं, तो तदर्थ इसलिए चाहिए कि कई बार ऐसी स्थिति सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हो जाती है जब गण पूर्ति नहीं हो पाता है, यानी कि कोरम जो है सुप्रीम कोर्ट का वह पूरा नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जब कोरम पूरा नहीं होगा तो फिर बेंच बनाने में दिक्कत होती है, बेंच बैठाने में दिक्कत होती है। तो ऐसी स्थिति में
जजों की आवश्यकता होती है। तो जजों की आवश्यकता जब होती है तो उस समय एडहॉक जजेज तत्काल जो है वहां पर लाए जाते हैं। तो कहां से लाए जाते हैं? तब हाई कोर्ट के ऐसे जजों को जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हैं, ऐसे जज हाई कोर्ट्स के जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हैं, हमने जिक्र किया है इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। तो उसमें हमने यह दिया है कि हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहा हो या 10 वर्ष तक का हाई कोर्ट में वकालत किया हो। तो अगर ये योग्यता रखते हैं वो, यानी कि हाई सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखने वाले जो हाई कोर्ट के जजेज हैं, उनको जो है कोरम पूरा करने के लिए एडहॉक जजेज के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। ठीक है, और ऐसा कौन करेगा? तो ऐसा जो है संबंधित हाई कोर्ट, जिस हाई कोर्ट से बुलाया जा रहा है व्यक्ति को, जिस हाई कोर्ट से जज को बुलाया जा रहा है, उस संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाएगा और राष्ट्रपति की सहमति ली जाएगी। तो राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए और संबंधित हाई कोर्ट जहां से जज को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा रहा है, उस संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया गया हो। तो ये दो बात मिलकर एडहॉक जजेज जो है लाए जाते हैं कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 127 के तहत। अब आइए आर्टिकल 128, ये क्या है? ये अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेज, यानी कि जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं जज सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी लाया जा सकता है। तो उनको कौन ला सकता है? तो केवल राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही लाया जा सकता है, और उनका वेतन भत्ता वो सब भी राष्ट्रपति ही तय करते हैं। वो ऐसा नहीं कि जो बाकी जजेज है परमानेंट उनके हिसाब से इनका सारा सुविधा और वेतन होगा, ऐसा नहीं है। ये उस समय राष्ट्रपति तय करते हैं, और आवश्यकता अगर होगी तो लाया जा सकता है रिटायर्ड जजेस को। इसके लिए है उल्लेख आर्टिकल 128 में, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब आर्टिकल 129 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 129। कई बार सवाल पूछे गए हैं अलग अलग परीक्षा में। आर्टिकल 129 जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय कहा गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, इंग्लिश में इसे कहेंगे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है, यानी कि यह एक अभिलेखीय न्यायालय है 129 के तहत। कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो अभिलेखीय न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो इसके क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, तो ये समझिए आप। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेश, निर्देश और निर्णय अस्थायी होते हैं, अस्थायी नेचर के होते हैं, यानी कि उसको रिकॉर्ड में रखा जाता है। और जो अधीनस्थ कोर्ट होते हैं, जैसे हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट्स है, जो भी अधीनस्थ कोर्ट है, वो क्या करते हैं? इसको मानने के लिए बाध्य होते हैं। तो जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, जो निर्देश दे दिया, जो निर्णय दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उस निर्णय को बाद में जो अधीनस्थ कोर्ट होते हैं वो इसको मानने के लिए क्या होते हैं? बाध्य होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, पहला मतलब अभिलेखीय न्यायालय का, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का पहला मतलब यही है। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट को अपने अवमानना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के कहे हुए किसी बात को न मानना, ये अवमानना है, जिसको इंग्लिश में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसके लिए कानून भी लाया गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। इसमें उल्लेख किया गया है कि किस किस बात को कंटेम्प्ट माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को अपने अवमानना, अपने कंटेम्प्ट के लिए दंड देने की शक्ति है। तो ये दो पॉइंट जो है मिलाकर हो जाता है क्या? कि सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह एक अभिलेखीय न्यायालय है, इस दो तथ्य के आधार पर। इसको ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, जब हम अवमानना की बात करते हैं, कंटेम्प्ट की बात करते हैं, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही इस बात का निर्णय दिया है, इस बात का जजमेंट दिया है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बात को न मानना ही अब कंटेम्प्ट नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय के बातों को न मानना भी कंटेम्प्ट है, और इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जो है सजा की व्यवस्था कर सकती है। दूसरी बात कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कौन कौन सी बातें जो है वह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगा और किसके लिए सजा दी जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे आप, अभिलेखीय न्यायालय। अब है आर्टिकल 130। आर्टिकल 1 देखिए, मैं क्रम से चल रहा हूं ताकि आप आराम से इसको याद कर सके। तो आर्टिकल 130 क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 130 क्या कहता है? यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहां होगा, कहां होगा सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे अब दिल्ली में है तो कहां होगा, इसमें एक लाइन लिखा हुआ है जिसको आप समझिए। सुप्रीम कोर्ट की बैठकें, बैठक का मतलब है जो वो निर्णय देते हैं, बेंच जो बैठता है, तो सुप्रीम कोर्ट की बैठकें दिल्ली में अथवा
ऐसे अन्य स्थान पर जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के अनुमोदन से तय करे। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है आर्टिकल 123। आर्टिकल 130 में क्या कहा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान जो है वो कहाँ होगा, तो वो दिल्ली में होगा या अथवा ऐसे किसी भी स्थान पर हो सकता है जहां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से तय कर दें। यानी कि इसी आधार पर जो आप देखते हैं बेंच गठित किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के का जो बेंच गठित किया जाता है वो इसी आधार पर किया जाता है, अलग अलग बेंच बनाए जाते हैं, तो इसी आधार पर किया जाता है। बाद में यह भी बहस शुरू हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान पीठ है उसको दिल्ली में रखा जाए और बाकी अलग अलग जो है बड़े बड़े महानगरों में 3-4 खोल दिया जाए, जैसे कलकत्ता है, मुंबई है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का ब्रांच खोला जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज मुख्य न्यायाधीश ने ही इसका विरोध किया, कहा कि इससे जो है क्षमता कम हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। तो लेकिन ये सब संभव है किसके तहत, तो आर्टिकल 130 के तहत, ध्यान रखेंगे आप। तो आज के वीडियो में हमने आर्टिकल 130 तक समझा है। अभी सुप्रीम कोर्ट समाप्त नहीं हुआ है, अगले वीडियो में हम और इसके आर्टिकल को समझेंगे और अच्छे से सुप्रीम कोर्ट को समझ लीजिए। फिर हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, ताकि न्यायपालिका की पूरी व्यवस्था को आप समझ सके और बड़े आराम से जब सवाल पूछा जाए तो आप बना सकें। तो दोस्तों आप देखते रहिए हाइप क्लासेस के वीडियोज, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।